नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। और जो अपने 3000 एमसीक्यूज की जो सीरीज अपनी चल रही है उसमें आज हम 800 क्वेश्चन अपने कंप्लीट करेंगे। 750 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके थे और काफी बच्चे ये पूछ रहे थे इनकी जो पीडीएफ कहाँ मिलेगी। वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया गया हुआ है, उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है पॉलिटिकल साइंस, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी ताकि आप इनका दोबारा से रिवीजन के तौर पे ये एमसीक्यूज लगा सके। ठीक है, और इसके अलावा आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या है तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और जिन बच्चों को जो पेपर 1 में जो यूजीसी नेट क्योंकि एग्जाम जो होने वाला है अगस्त एंड में, जिन बच्चों को पेपर 1 में दिक्कत आती है उसका क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, वो आप एप्लीकेशन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जो भी बच्चे आपके साथी हैं जो पॉलिटिकल साइंस, चाहे टीजीटी हो गया, सोशल साइंस हो गया और पीजीटी हो गया, उन उन साथियों के साथ भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन इसमें आज पूछ रहा है आपसे कि कल्याणकारी राज्य के आदर्श में लागू करने की राह में एक गंभीर बाधा है, कौन सी है? तो रूलिंग ऑफ द क्लासेस, ब्यूरोक्रेसी, अजेंट टू मोर रिस्पॉन्स, एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग द कॉमन ऑफ द पीपल। सी सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मिनट। हाँ, सी इसमें पूछ रहा है कि लाइफ, लिबर्टी एंड हैप्पीनेस, ये मैंने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी के बारे में जब भी हम बात करते हैं, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के बारे में जब भी हम बात करते हैं अपना, तो अपना क्या दिमाग में आता है? अपना जॉन लॉक, इन्होंने क्या दिए थे? अपने नेचुरल राइट दिए थे ये। ठीक है, तो यहां पे लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को हटा दिया, यहां पे डाल दिया क्या? हैप्पीनेस। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था, ये है जेफरसन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो फैक्ट है ये किससे रिलेट करता है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा जो आपका अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। क्यों? क्योंकि जो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, ये ड्राफ्ट किसने किया था? ये ड्राफ्टेड बाय जेफरसन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जेफरसन ने इसीलिए इसमें ये डाला था लाइफ, लिबर्टी और हैप्पीनेस का जो कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जब भी हम क्या देखते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में है, वो कहां से लिया था हमने? फ्रांस से लिया था। ठीक है, और क्या है इसमें? रशिया से, जो भी यूएसएसआर के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, वो क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, और जो प्लानिंग जो सिस्टम है, 5 ईयर प्लान वगैरह, वो भी हमने यूएसएसआर से अडॉप्ट किया था। ठीक है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात जब भी करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स और प्रियम्बल कहां से? वी द पीपल से स्टार्ट होता है। ठीक है, और क्या आता है? डोनाल्ड ट्रंप जब भी दिमाग में आते हैं तो क्या आता है? इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये सारी चीजें। इसके अलावा यूएस से और क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और मैं अकेली जुडिशरी वर्ड की बात करूं तो वो किस में जाएगा? आपका एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, और इसके अलावा यूएस से क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स हो गए। और आएगा जुडिशियल रिव्यू, ये ध्यान रखना है। ठीक है, रिट्स हमने कहां से लिए हैं? जो 5 अपनी रिट्स हैं ये कहां से लिए हमने? ये लिए हमने इंग्लैंड से, ब्रिटेन से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट पे चलते हैं। अजय, वाइट बैकग्राउंड कैसे आ रहा है? 1 मिनट। हाँ, अब ठीक है, तो ये शो कर रहा है आपको। ठीक है, इंग्लैंड आएगा उसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि लाइफ, लिबर्टी है, जब भी लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी आएगा तो आपका जॉन लॉक आएगा, लेकिन लाइफ, लिबर्टी, हैप्पीनेस आ जाएगा तो आपका जेफरसन आपको ध्यान रखना है।
और जेफरसन ने जो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है ये ड्राफ्ट किया था, तो इसलिए ए आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स आर इलेक्टेड, हाउस ऑफ कॉमन की बात कर रहा है, तो मतलब लोकसभा टाइप, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ए सही आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि इन इंग्लैंड द हेड ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स आर कॉल्ड, द हेड की बात कर रहा है हाउस ऑफ कॉमन, तो स्पीकर इसका सही आंसर आएगा, ठीक है, बी। नेक्स्ट, नाइजीरियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ये जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में आज अपने को जो क्वेश्चन ज्यादा है, आगे धीरे धीरे हम देखेंगे। जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी जो आपके शेड्यूल रिगार्डिंग हो गया, आर्टिकल रिगार्डिंग हो गया, पार्ट्स के रिगार्डिंग हो गया, ये क्वेश्चन अपने आगे मिलने वाले हैं हमें, ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा नॉन फेडरल फीचर पूछ रहा है, तो कौन कौन सा आएगा, अथॉरिटी, नेशनल असेंबली, पास द ऑर्डर ऑफ पीस, स्टेट असेंबली। एक तो नॉन फेडरल का मतलब क्या है कि जो पावर है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा होगी, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो पहला ठीक है अपना, अथॉरिटी, नेशनल असेंबली रिजर्व फॉर द स्टेट ड्यूरिंग द वॉर, ये भी। प्रोवाइड फॉर सिंगल पॉलिसी फोर्स फॉर द एंटायर कंट्री, ये भी 1 2 3 ठीक है। तो यदि 1 2 3 अपना ठीक हो गया तो इसका यदि यही ऑप्शन है 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 4 तो है ही नहीं, तो ऑप्शन अपना यही ठीक आएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग है वीकेस्ट सेकंड चैम्बर की बात कर रहा है, वीकेस्ट सेकंड चैम्बर, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका कनाडा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, मैंने आपको काफी बार बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो जहां पे 2 चीजों के बारे में बात की जाए, जैसे फ्रीडम ऑफ ट्रेड, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ट्रेड क्या होगा, 2 कंट्रीज के बीच में होगा, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें किस किस की पावर आती है, सेंटर और स्टेट की, 2 का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। और क्या था इसका, और ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल कौन सा है, 108, तो यहां पे भी ज्वाइंट सिटिंग किसकी, लोकसभा और राज्यसभा की, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कनाडा के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये हमने यहां से लिया था, ठीक है। इसके अलावा यूएसए का मैंने अभी बता ही दिया आपका, कौन कौन से, जुडिशियल रिव्यू हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए आपके, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, इसके अलावा प्रेम्बल हो गया, ठीक है, और क्या था, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, तो ये सब हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि मोस्ट पावरफुल, उसमें वीकेस्ट पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा है मोस्ट पावरफुल चैम्बर ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका जो सही आंसर आएगा अपना बी सही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे पूछ रहा है अपार्ट फ्रॉम इंडिया विच कंट्री फेडरल कंट्री कैन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट, हाँ, क्योंकि हम अपने यहाँ क्या है कि जो जो गवर्नर के बारे में जो आर्टिकल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बताए तो गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट को डायरेक्ट कौन अपॉइंट करता है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो यहाँ भी ऐसा किसके बारे में बात कर रहा है, ऐसा यूएस में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है कि जो फेडरल कैपिटल टेरिटरी, ये स्पेशल यूनिट ऑफ फेडरेशन किस कंट्री से रिलेट करती है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा नाइजीरिया, ये एफसीटी भी बोलते हैं इसको, एफसीटी कहीं भी लिखा आ जाए तो उसका आंसर भी नाइजीरिया ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें एक तो क्या था, ऑस्ट्रेलिया यूएस के बारे में हमने क्या लिया है वो मैंने बता ही दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री यूनिट्स ऑफ फेडरेशन इनिशिएट अमेंडमेंट्स, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जैसे मान के चलो जो इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनके पास क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंड करने की पावर नहीं है, लेकिन यहां क्या कह रहा है कि जो स्टेट्स है ना कि उनके पास पावर है क्या, अमेंडमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करने की, तो वो कौन सा आएगा, यूएस आएगा। क्यों, क्योंकि जो स्टेट्स है ना उनके पास अपनी जुडिशरी है, अपना एक अलग सिस्टम है वहां पे, ठीक है। वहां पे क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। जब भी यदि पूछा जाए आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो या डायरेक्ट हो, जब भी
सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात की जाएगी तो आएगा आपका यूएसए, ठीक है। और जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की जाएगी तो आपका आएगा इंडिया। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब यह है कि पावर बिल्कुल ही सेपरेट कर दी जाती है, पावर ओवरलैप नहीं करती, एक दूसरे के साथ काफी बार ओवरलैप नहीं करती। इंडिया में आप देखते हो कि जो काफी बार क्या है, जो पावर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है लेकिन पावर एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी कर जाती है। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रिविलिंग इनइक्वालिटीज। ग्लोरियस रेवोल्यूशन को मैंने बताया था क्या बोलते हैं, ब्लड लेस रेवोल्यूशन। और इसके बारे में बात कौन करता है, जॉन लॉक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इसके, ठीक है। और यदि यहां पे आपसे पूछा जाए कि एक तो हो गया अरमाडा वॉर, अरमाडा वॉर, ठीक है, एक हो गया प्यूरिटियन रेवोल्यूशन। तो इन दोनों के बारे में कौन सा थिंकर ज्यादा बात करता है, तो वो आएगा आपका होब्स, थॉमस होब्स, जिसने कहा था आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर। और जब भी ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो 1688 का है उसके बारे में जब भी बात करेगा तो जॉन लॉक बात करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा आंसर, इसका आएगा डी, सही आंसर आएगा, ठीक है। फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं, रूसो को बोलते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया था। रूसो के जो वर्क हैं, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंसेज हो गया जिसमें मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज करते हैं वो, और डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटीज जिसमें वो स्टेटमेंट देते हैं कि पैदा सभी इक्वल होते हैं लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से इनइक्वालिटी आने लगती है, ठीक है, समाज में, लोगों के बीच में। तो वो किस में बताते हैं, और दो टाइप की इनइक्वालिटी बताते हैं डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी वर्क में, एक मॉरल एक नेचुरल, ये आपको ध्यान रखना है। और उनका इमाइल जो वर्क है, ये बहुत बार पूछा गया है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि जो इमाइल जो वर्क है उनका एजुकेशन पे, इसको क्रिटिसाइज कौन करता है, मैरी वुल्सनक्राफ्ट करती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर ऑफ लिबरल फेमिनिज्म बोला जाता है उनको, ठीक है। और अपने कौन से वर्क में क्रिटिसाइज करती हैं इनको, वो करती हैं विंडिकेशन, विंडिकेशन राइट्स ऑफ विमेन। और यहीं पे मैं ये सब सेम लिख के ऑफ मैन कर दूं तो वो क्रिटिसाइज करेंगी बर्ग को, एडमंड बर्ग को। ये दोनों ही वर्क में आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, बार बार मैंने बताए हैं को, ठीक है, कि विंडिकेशन राइट्स ऑफ वुमेन में रूसो को क्रिटिसाइज करती है और विंडिकेशन राइट्स ऑफ मैन में बर्ग को क्रिटिसाइज करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कि जब भी किसी भी स्टेटमेंट में सही पूछ रहा हो, ठीक है, और ओनली आए तो उस स्टेटमेंट को आपको दो बार बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ऑलमोस्ट क्या होता है कि जो ओनली वाली स्टेटमेंट ज्यादातर क्या होता है 99% गलत आती है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट करने में आपको आसानी हो जाती है, और इसका आंसर क्या निकल के आएगा, अपना ए सही आंसर निकल के आएगा, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी इज पॉसिबल ओनली अंडर डेमोक्रेसी, क्या बकवास है, एब्सोल्यूट इक्वालिटी इज पॉसिबल ओनली अंडर डिक्टेटर, ये भी ओनली का तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, एब्सोल्यूट हो जाता है कि सब जगह एप्लीकेबल हो गई वो चीज, ठीक है। तो इसलिए 99% हाई चांस होते हैं उस स्टेटमेंट के गलत होने के। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में क्वेश्चन करते टाइम। जैसे पूछ रहा है कि टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज यूएसए, यूएसए की टू मेजर, एक तो रिपब्लिकन होगी डेमोक्रेट, याद कैसे रखना है भाई, रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग कौन करते हैं, आपके डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। और डेमोक्रेट कौन है, डेमोक्रेटिक पार्टी से कौन बिलोंग करते हैं, आपके जो बाइडन और ओबामा, ऐसे आपको याद रखने हैं, ठीक है। कि रिपब्लिकन पार्टी से जो कि डोनाल्ड ट्रंप की, और डेमोक्रेटिक पार्टी जो अभी रूलिंग में है जो बाइडन, वो डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग कर सकते हैं। और यदि ये भी पूछा जाए यूके की पार्टीज आपसे पूछी जाए, क्योंकि अभी ऋषि सुनाक जो पहले जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे वो हटा दिए गए हैं, वो इलेक्शन हार गए हैं, और अब जो उनके नए प्राइम मिनिस्टर बने वो लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। वहां पे काफी और भी पार्टीज हैं लेकिन जो प्रोमिनेंट पार्टी है वो तो है, एक तो लेबर पार्टी होगी,
ठीक है, और एक होगी कंजर्वेटिव, एक कंजर्वेटिव पार्टी होगी। ये दोनों ही पार्टी यूके की मेन है। तो अभी जो करंट में जो इलेक्ट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, वो लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, और ऋषि सुनाक जो थे वो आपके कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से जो प्रोमिनेंट लीडर हैं वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि वन पार्टी सिस्टम, ज्यादातर वन पार्टी सिस्टम का बोलते हैं हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, हमारा ही पड़ोसी चाइना आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना सी सी आएगा। ठीक है, क्योंकि टोटलिटेरियन स्टेट आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो यदि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात करें तो यूके हमारे दिमाग में आता है सीधा। ठीक है, तो यूके में क्या है, डिफरेंट पार्टीज है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज यदि इंडिया ही ले तो यहाँ भी सिंगल पार्टी सिस्टम नहीं है। सिंगल पार्टी सिस्टम का दिमाग में आता है हमारा चाइना, रसिया, बेलारूस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बेलारूस के एक इंपॉर्टेंट न्यूज है अभी करंट में, आपसे पूछा जा सकता है कि जो एससीओ का सबसे नया मेंबर है ना, वो बेलारूस बना है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हो गया। इसमें पूछ रहा है एट प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये मैंने अभी आपको बताया था। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जिसमें पूछा जाए, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे किंग और क्वीन का कॉन्सेप्ट अभी बाकी है, और प्रजा जो यहाँ वर्ड यूज किया जाता है वो मोनार्की के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं वहां पे प्रजा नेपाल के लोगों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, नेपाल भी एक मोनार्की है। ठीक है, इसमें यदि यूएस का, चाइना, यूएस का हमें पता है डेमोक्रेटिक है, चाइना का वन पार्टी सिस्टम है। ठीक है, लेकिन सऊदी अरेबिया, जब भी गल्फ कंट्रीज के बारे में बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट इनके अकॉर्डिंग, इन कंट्रीज के अकॉर्डिंग ये अपने आप को क्या मानती है। तो जब भी सऊदी की बात करते हैं, जब भी हम सऊदी की बात करते हैं तो ये कहते हैं ये है एब्सोल्यूट मोनार्की की कैटेगरी में आती है। ठीक है, इसके अलावा जब भी हम बात करते हैं किसकी, जॉर्डन और कतर की, तो इन दोनों को क्या बोला जाता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कंट्रीज हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका यूएई, जिसमें कितनी प्रोविंस है, 7 प्रोविंस है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यूएई को क्या बोलते हैं, फेडरल एब्सोल्यूट मोनार्की। ठीक है, और यहीं पे कुवैत के बारे में बात करूं मैं तो उसको भी क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। बस आपको इसमें ज्यादा याद नहीं रखने, सिर्फ सऊदी का आपको याद रखना है, एब्सोल्यूट मोनार्की है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बाकी यदि ऑप्शन, यदि मैच द फॉलोइंग भी आपको गल्फ कंट्रीज के दिए जाए, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए, यदि टिपिकल क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सऊदी क्या है, एब्सोल्यूट मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, फेडरल मोनार्की है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं है, तो इसका ब्रिटेन बी से आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसे पूछ रहा है कि द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी एडवोकेटेड बाय लेनिन, लेनिन के बारे में जब भी बात करते हैं तो इनका एक तो क्या है, लैंड, ब्रेड और पीस, ये तो इनका स्लोगन है रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे। इनके वर्क देखें तो एक तो क्या आएगा, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, और क्या है, ये इनका इंपॉर्टेंट एक वर्क है अपना, व्हाट इज टू बी डन हो गया। और है स्टेट एंड रेवोल्यूशन, स्टेट एंड रेवोल्यूशन। और क्या है, इंपीरियलिज्म, हाईएस्ट स्टेज ऑफ, हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वर्क मैंने आपको बार बार बताए हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो 2 वर्क और हैं इनके, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं या ठीक है स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें आपसे पूछ रहे लेनिन का यदि एक और इंपॉर्टेंट वर्क देखें जिसमें ये क्वेश्चन क्या है, बेस्ट डिस्क्राइब, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना बी, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म आएगा।
यदि हम लेनिन के दो वर्क और इंपॉर्टेंट देखते हैं तो इसमें एक तो आता है अपना क्या, एक तो आता है द लेटर, नहीं 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 नहीं, इसमें आता है ए लेटर टू अमेरिकन वर्कर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, ठीक है। इस वर्क में ये लेनिन एक स्टेटमेंट देता है, ठीक है। वो स्टेटमेंट कौन सी है कि अमेरिका में जो टू पार्टी सिस्टम है ना, टू पार्टी सिस्टम इन अमेरिका, इस वर्क में वो बोलते हैं कि ए लेटर टू अमेरिकन वर्कर्स के बारे में जब भी वो बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट देते हैं कि जो टू पार्टी सिस्टम है ना अमेरिका में, जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन है, वो क्या है, जो टू पार्टी जो सिस्टम है उसमें क्या बताते हैं कि मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस ड्यूअल्स ऑफ आपका बोर्जुआज क्लास, बोर्जुआज पार्टी बोली जाती है बेसिकली। इसका मतलब इस वर्ड का कैपिटलिस्ट मान लो कि उनके लिए काम करता है, ठीक है। तो ये जो इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है ए लेटर टू अमेरिकन वर्कर्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीन तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया, लेकिन ये भी इनका ध्यान रखना है, ए लेटर टू अमेरिकन वर्कर्स, जिसमें जो टू पार्टी सिस्टम है उसको क्रिटिसाइज करते हैं लेनिन, ठीक है। इसके अलावा इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है द रेवोल्यूशन, द रेवोल्यूशन एट द गेट्स, ठीक है। ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। तो ये जो पांचों जो लेनिन के वर्क है, ये आपसे काफी बार पूछे भी गए और पूछे भी जा सकते हैं। जो मेन जो वर्क है आपका ए लेटर टू अमेरिकन वर्कर्स, वो भी ध्यान रखना है, ठीक है, जिसमें टू पार्टी सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं। वो बताते हैं कि ये जो दो पार्टी है ना, ये सिर्फ जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसके लिए वर्क करती है, ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं इसको। नेक्स्ट इसमें पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सिंगल सिटीजन, यदि मैं बोल लूं आपको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से लिया है, वो ब्रिटेन में, ब्रिटेन से लिया है हमने, ठीक है। लेकिन यूएसए में डबल सिटीजनशिप है, ऑस्ट्रेलिया में, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो अपना सी सही आंसर आएगा, यूएसएसआर। नेक्स्ट इसमें कॉमन लॉ इंक्लूड्स लॉ रिलेटिंग, तो कॉमन लॉज के जब भी होता है तो इंग्लैंड में इजाद हुई थी, और ये ज्यादातर किससे रिलेट करते हैं, आपके जुडिशरी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सी सही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें इन इंग्लैंड किंग अपॉइंट्स द जज ऑन एडवाइस ऑफ, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए ऑप्शन में, डायरेक्ट आंसर तो प्राइम मिनिस्टर आएगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर किसको अपॉइंट करता है, इस पर्सन को अपॉइंट करता है, तो ए सही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट द मेंबर ऑफ अमेरिकन कैबिनेट इज अपॉइंटेड बाय द मेंबर ऑफ, हाँ तो प्रेसिडेंट, वहां पे तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं सीधा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर सिस्टम कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि फेडरल एग्जीक्यूटिव ऑफ स्विट्जरलैंड इज कॉल्ड, तो इसका आएगा फेडरल काउंसिल आएगा। और इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें फेडरल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ, हाँ तो ये मैंने बताया था, बी 7 मेंबर आएंगे इसके, ठीक है। नेक्स्ट इसे पूछ रहे थे मेंबर ऑफ फेडरल काउंसिल, जो अभी स्विट्जरलैंड के बारे में बात कर रहे थे जिसमें 7 मेंबर है, तो वो इलेक्टेड बाई, जब भी स्विट्जरलैंड का दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में आता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। और यदि करंट अफेयर के हिसाब से देखें तो अभी एक स्विस पीस डील हुई थी, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्विस पीस डील अभी 2024 में जो हुई थी वो किस लिए हुई थी, जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर खत्म करने के लिए स्विस पीस डील हुई थी। लेकिन ये मतलब कोई फ्रूटफुल इसका कोई डिसीजन नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि जिन दो कंट्रीज के बीच में वॉर है, यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर है, तो यूक्रेन को तो बुलाया गया इस पीस डील में, लेकिन रशिया को नहीं बुलाया गया। जब दूसरी पार्टी अवेलेबल नहीं है, इंडिया ने भी जो हमने अटेंड करने से मना कर दिया था, क्योंकि रशिया जो सेकंड जो पार्टी है उसको आपने बुलाया नहीं है,
तो कोई फायदा नहीं होता इस पीस डील का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्विस जो पीस डील है 2024 की वो क्यों इलेक्ट की थी, और इसका जो सही आंसर आएगा द पीपल ऑफ कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिटन है और रिजिड है। बी सही आंसर आएगा। ठीक है, अपना कैसा है? अपना है फ्लेक्सिबल, क्योंकि अमेंडमेंट्स हम इजी मतलब उसमें कर सकते हैं। ठीक है, हाईएस्ट बॉडी ऑफ स्टेट अथॉरिटी ऑफ यूएसएसआर, तो इसका जो सही आंसर आएगा सी सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसएसआर इज इलेक्टेड बाय द सुप्रीम सोवियत ऑफ यूएसएसआर स्टेट, द चेयरमैन ऑफ काउंसिल, द सुप्रीम सोवियत ऑफ यूएसएसआर। ए सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। डिजोर, जब भी मैं बात करता हूं इन दो वर्ड की, और है डी फैक्टो, इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ये तो होता है नॉमिनल और ये होता है रियल, कि इसके हाथ में रियल पावर होगी। डिफैक्टो की जब भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, क्योंकि उसके पास रियल पावर होती है। और डी जोर के बारे में जब भी नॉमिनल पावर, कि उनके बिहाफ पे कोई और उनकी पावर यूज करेगा, तो इनके प्रेसिडेंट मान लेते हैं, इंडियन प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब भी नॉमिनल पावर के बारे में बात करता है, डी फैक्टो पावर तो किसके पास होगी? प्राइम मिनिस्टर के पास होगी। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी है उस हिसाब से। लेकिन मोनार्की भी है, तो लेकिन डी जोर यहाँ पे क्या देगा? क्वीन इन पार्लियामेंट। अकेली क्वीन नहीं आएगा, क्वीन इन पार्लियामेंट, इसका सी सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। लो इज ए कमांड ऑफ सुपीरियर टू इंफीरियर, ये किसने कहा था? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑस्टिन सही आंसर आएगा। क्योंकि ऑस्टिन को जब भी हम पढ़ते हैं तो ऑस्टिन की एक तो आती है मोनिस्टिक थ्योरी, ठीक है, एक तो आती है आपकी मोनिस्टिक थ्योरी, जिसमें लीगल जो सॉवरेनिटी है, लीगल जो सॉवरेनिटी है उसके प्रमाण मिलते हैं मोनिस्टिक थ्योरी में। ठीक है, और ऑस्टिन क्या कहता है? ऑस्टिन एक इंडिविजुअल ह्यूमन को क्या करता है, जिसके हाथ में सुप्रीम कमांड है, सुप्रीम पावर है, उसके बारे में ऑस्टिन बात करता है। ठीक है, लास्की के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो इनका इंपॉर्टेंट वर्क कौन कौन से हैं? एक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, और कौन सा है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हो गया, और क्राइसिस इन डेमोक्रेसी, ठीक है, और क्या आएगा? लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा ऑस्टिन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो ऑस्टिन बात करता है पॉजिटिव लॉ के बारे में, कि पॉजिटिव जो लॉ है, ठीक है, उसके 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स हैं। काफी बार आपसे पूछे गए हैं, और वो 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? पहला तो होगा आपका आपका कमांड, ठीक है, दूसरा आपका होगा सैंक्शन, तीसरा आपका होगा ड्यूटी, और चौथा आपका होगा सॉवरेनिटी। ये चारों ही जो ऑस्टिन जो पॉजिटिव लॉ के 4 एलिमेंट देता है, ये आपको ध्यान रखने, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्टेट बीइंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन अपर हाउस एंड फेडरल लेजिस्लेचर। कंट्रीज हैव स्टेट हैव बीन गिवन इक्वल रिप्रेजेंट, हाँ तो स्टेट इवन, तो यूएस से आएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नहीं, यूएस से ठीक है। स्टेट हैव बीन गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ऑस्ट्रेलिया भी ठीक है, हाँ तो ये आएगा 1 2 3, इंडिया नहीं है। नेक्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू स्टेट रिजर्व द राइट्स। अच्छा, ये मैंने पहले बताया था कि स्टेट्स के पावर, जब भी पावर की बात ज्यादा बात की जाएगी, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, जैसे अपने क्या है, जो फेडरेशन ऑफ स्टेट कि यदि जो, क्योंकि फेडरेशन वर्ड जो है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है, और फेडरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो जो स्टेट है ना, जो एक साथ जुट के आए। क्योंकि यूएस जब बना था, जब 13 स्टेट थे इनिशियल स्टेज में, तो उसके बाद 50 हो गए अभी करंट में, तो वो एक एग्रीमेंट के तहत आए, ठीक है। लेकिन इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट है, वहां कोई एग्रीमेंट नहीं है स्टेट्स के बीच में ज्वाइन करने के लिए, यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट है।
तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, जो फेडरेशन जो वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है, ठीक है। तो इसमें स्टेट को पावर की बात कर रहा है कि वो अमेंडमेंट जो प्रोसीजर है उसको स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो सी सही आंसर आएगा। अमेंडमेंट्स की बात जब भी हम करते हैं तो अपना कौन सा दिमाग में आता है, आर्टिकल 368। और जो अमेंडमेंट प्रोसीजर हमने कहां से लिए थे, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इसके अलावा अमेंडमेंट्स, यदि मैं आपसे पूछूं शेड्यूल के बारे में, काफी बार आपसे क्वेश्चन बनता है, एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन बनता है कि कौन से शेड्यूल आपके सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किए जा सकते हैं, क्योंकि 12 शेड्यूल है टोटल आपके, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये जो तीन जो आपके शेड्यूल है, ये क्वेश्चन कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपका सेकंड हो गया, फिर फिफ्थ होगा और सिक्स्थ होगा, ये सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किए जा सकते हैं। तो इसका सी सही आंसर आएगा। इसमें पूछा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डू नॉट अश्योर टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। निम्नलिखित देश संविधान राज्य के क्षेत्रों का, हम तो कर सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो सी आएगा, यूएस आएगा। नेक्स्ट, क्योंकि हम तो जो बाउंड्रीज हैं वो कम या ज्यादा या स्टेट का डिस्ट्रीब्यूट करके अलग स्टेट, तो वो काफी बने भी हैं अपने, ठीक है। तो जनरल द फेडरेशन स्टेट यूनाइट द इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जनरल बट इन वन फॉलोइंग स्टेट यूनिट्स हैव नॉट अकॉर्डेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन। तो नॉट इक्वल रिप्रेजेंटेशन, तो इसका सही आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मेंबर ऑफ द अपर हाउस नॉमिनेट किए जाते, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर ऑफ अपर हाउस, राज्यसभा। तो राज्यसभा के जो मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लोजली रिसेंबल विद द प्रोसीजर की बात कर रहा है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा कनाडा आएगा, इसका सही आंसर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रोसीजर सिमिलर की बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन वहीं पे यदि यूएस में जो अमेंडमेंट की प्रोसीजर की बात होती है तो वहां पे 2/3 और 3/4 मेजोरिटी के बारे में बात करता है वो, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following countries most the provision of the constitution amended by central government without the consent of units। अच्छा, यूनिट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जो स्टेट्स हैं उसके अंदर अपने जो डिफरेंट स्टेट है ना, ठीक है, तो उनसे मान लो ना पूछा जाए, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा डी आएगा। इंडिया में तो पूछा जाता है कि स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट्स से उनकी 50%, ठीक है। नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फर्स्ट अबॉर्टेड द फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम, तो यूएसए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड द कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली क्रिएट ए वीक सेंटर, अच्छा, वीक सेंटर आफ्टर उसको पावरफुल बना दिया, तो क्योंकि चाइना में तो टोटलिटेरियन है, तो यूएस आएगा इसका। वीक सेंटर विच लेटर बिकम ए पावरफुल, इनिशियली क्रिएट ए वीक सेंटर, हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लेंथियस्ट को सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडिया से ही आंसर आएगा अपना, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि द फेडरल यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बात कर रहा है, तो इनिशियल में कितने थे, 13, बढ़ के अब कितने हो गए, 50। नेक्स्ट, एट प्रेजेंट में आ गया, यूएस फेडरेशन में कितने स्टेट है, तो यहाँ पे आएगा 50, बी से आंसर आएगा अपना, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द कैरेक्टर ऑफ फेडरलिज्म अंडरगो ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। निम्नलिखित किस देश में संघवाद को अपनाने के बाद उसे चरित्र में पूर्ण परिवर्तन आया है। फेडरेशन, यूनाइटेड स्टेट्स, डी से आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है, अच्छा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेंडेड बाई, तो अभी मैंने बताया था कि एक तो 2/3 मेजोरिटी एंड अप्रूवल 3/4, आपको बस ऐसे याद रखना है, 2/3 एंड अप्रूवल 3/4, तो इसका जो सही आंसर आएगा अपना डी सही आंसर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पहले ये किसने कहा था, डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच मास ऑफ द पॉपुलेशन
पोजेस द राइट ऑफ शेयर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेन पावर। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना डी सही आंसर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉर्ड ब्रायस के बारे में जब भी बात करते हैं तो इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो क्या है आपका, मॉडर्न डेमोक्रेसीज। ठीक है, और क्या है, लास्की के इंपॉर्टेंट वर्क हमने देख ही लिए थे। इसके अलावा क्या है, एक जब भी डेमोक्रेसी के बारे में बात होती है तो सिली के बारे में बात होती है। ठीक है, सिली क्या कहता है कि जो डेमोक्रेसी है ना, कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एवरीबडी हैज ए शेयर। कि जो डेमोक्रेसी है ना वो इस टाइप की गवर्नमेंट है जिसमें सभी का एक शेयर होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी किसकी है, सिली की है। ठीक है, और सिली ही वो थिंकर थे जिन्होंने ये बताया था कि जो स्टेट है ना वो बिना टेरिटरी के भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हो गया अपना, नेक्स्ट पे चलते हैं। और ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, तो ये जब भी देखते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए यूटिलिटेरियनिज्म। ठीक है, और इसके फादर कौन है, बेंथम। बेंथम के वर्क कौन से हैं, फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट और थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये भी इनका ही वर्क है। ठीक है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ इनका ही वर्क है। और बेंथम क्या करते हैं कि जो नेचुरल राइट का जो कॉन्सेप्ट है ना, नेचुरल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है जो कि लोग देता है उसको बोलते हैं नॉनसेंस। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जो आपका जो होप्स हो गया, लोक हो गया, रूसो हो गया, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में बिलीव करते हैं, ये बेंथम उसको रिजेक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जेएस मिल्क के जो वर्क है, जेएस मिल्क जो कि क्रिटिसाइज किसको करते हैं, है तो शिष्य किसके, बेंथम के, लेकिन ये बेंथम का जो यूटिलिटेरियन वर्क है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ये बताते हैं कि एक सोक्रेटिस को डिससेटिस्फाई करना ज्यादा सही है एक पिग को सेटिस्फाई करने की बजाय। ठीक है, और बेंथम का जो यूटिलिटेरियन वर्क है ना उसको एक पिग फिलोसफी बोलता है। पिग फिलोसफी टर्म देता है कि ये जो यूटिलिटेरियन वर्क है ना, ये जो यूटिलिटेरियन वर्क है ये एक पिग फिलोसफी है। ये कौन बोलता है, ये बोलता है थॉमस थॉमस कार्लाइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। और जेएस मिल के जैसे वर्क हो गया आपका, ऑन लिबर्टी हो गया, ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो गया, ऑन सब्जेक्शन राइट्स ऑफ वीमेन हो गया। और काफी बार बताया कि जेएस मिल राइट टू वोट के तो फेवर में थे, लेकिन वन पर्सन वन वोट के अगेंस्ट थे वो। क्यों, क्योंकि वो बोलते थे कि जितना एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल आदमी होगा उसको उतने ही वोट देने का हक होना चाहिए। ठीक है, इसमें नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है रूसो रिटन ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबल अमेरिकन डिक्लेरेशन। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा फ्रांस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये पूछ रहा है कि सोशल एलिट्स आर द गवर्निंग एलिट्स। जब भी एलिट्स के बारे में बात आती है तो इनके बारे में बात की जाती है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट किसकी है, ये है परेटो की। और इनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है एक तो 80-20 रूल है, और है इनका वर्क सर्कुलेशन ऑफ पावर इन एलिट्स, ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, और मोस्का का जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो क्या है, रूलिंग क्लास। ठीक है, और इनका सी राइट मिल का क्या है, पावर एलीट का कॉन्सेप्ट है इनका। ठीक है, और आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किसका है, रॉबर्ट मिचेल्स का है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है कि चीफ ग्रीन, टीएच ग्रीन के बारे में बात कर रहा है, तो मतलब हमारे दिमाग में आना चाहिए मॉडर्न लिबरल। और मॉडर्न लिबरल के दिमाग में आते हमारे दिमाग में आना चाहिए वेलफेयर स्टेट, क्योंकि वेलफेयर स्टेट की बात करता है। ठीक है, जैसे
प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है, 5 ईयर प्लान हो गए, वो एक वेलफेयर स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसीलिए क्या कहता है, जो नियो लिबरल आते हैं वो इनको क्रिटिसाइज करते हैं और वो बोलते हैं कि जो स्टेट का जो ये वेलफेयर का जो सिस्टम है ना, ये बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो गया, इसको रोल बैक करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि रोलिंग बैक स्टेट, कि जो ये वर्क है ना स्टेट का, इसको रोल बैक करना पड़ेगा और एक स्पेस छोड़ना पड़ेगा। उसको कौन भरेगा? प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं नियो लिबरल, और उसके फादर कौन माने जाते हैं? आपके हयाक। और ये इनका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है वो क्या है? रोड टू सर्फडम। ये कहते हैं कि यदि ये जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, ये प्लानिंग सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, यदि ये खत्म नहीं किया गया तो हम क्या, आपके गुलाम बन के रह जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा अपना आंसर? तो ये मैंने बता दिया, ग्रीन का दिमाग में आना चाहिए, आते हमें पता होना चाहिए कि ये मॉडर्न लिबरल है। मॉडर्न लिबरल बात करते हैं वेलफेयर स्टेट की, तो इसका आंसर क्या आएगा? एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, पावर ऑफ द, ए से आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट। एलीट थ्योरी के बारे में बात करता है, तो इसका आंसर आएगा स्मॉल ग्रुप ऑफ एलीट्स के, जो पावर है इन्हीं के हाथ में आएगी। ठीक है, और ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में ना, कि डेमोक्रेसी में जो पावर लोगों के हाथ में होती है वो एक क्या है? मिथ है। ठीक है, और इन्हीं को क्रिटिसाइज करने के लिए कौन आते हैं? प्लूरलिज्म जो थ्योरी है, प्लूरलिस्ट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ये ऐसा नहीं है कि कुछ एलीट है उनके हाथ में पावर है सारी। इसमें पूछ रहा है करेक्ट सीक्वेंस फ्रेमिंग, कि इसके कब कब आए थे। देखो, स्विट्जरलैंड के बारे में जब भी बात करते हैं तो इन्होंने कब आपका एडॉप्ट किया था? अपना 1848 में। यूएस ने आपका 1787 में। ठीक है, 1787 में। ठीक है, इसके अलावा क्या है? कनाडा, आपका कनाडा का है अपना 1867 का। ठीक है, फिर क्या है? ऑस्ट्रेलिया, और जो आपका ऑस्ट्रेलिया का है वो है 1901 का। 1901 ये अपना अरेंज कर लेना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूएस का आएगा। ठीक है, तो यूएस का 2 ऑप्शन में गड़बड़ है, ये बाकी मैच कर लेना अपना। ठीक है, सबसे पहले यूएस का आएगा, फिर आपका स्विट्जरलैंड आएगा, फिर कनाडा आएगा, सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया आएगा। सीक्वेंस से अरेंज करना है। ठीक है, और इसके अलावा अपना क्या था? जब भी टीएच ग्रीन के बारे में अपना क्वेश्चन, टीएच ग्रीन के जो वर्क मैं बता देता हूं आपका। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो अपने कंप्लीट हो गए हैं आज के। टीएच ग्रीन के जब भी हम बात करते हैं तो टीएच ग्रीन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। एक तो ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। विल नॉट फोर्स, विल इंपॉर्टेंट है, फोर्स नहीं है। इज द बेसिस ऑफ द स्टेट, स्टेट का बेसिस क्या है? विल है, फोर्स नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है टीएच ग्रीन का, वो है प्रोग्लेमेना टू एथिक्स। प्री शोल के बारे में भी ऐसे भी बात करते हैं, फिलोसफी। ठीक है, ये भी इनका इंपॉर्टेंट वर्क है टीएच ग्रीन का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने क्लासिकल लिबरल थे वो आपको बता दिए थे, क्योंकि वो उसमें थॉमस पेन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो वो बताते हैं आपका क्या, कि जो स्टेट है एक नेसेसरी इवल है, एक आवश्यक बुराई है। और वो क्या करते हैं? स्टेट की जो पावर हो बिल्कुल लिमिट रखते हैं, और जो इंडिविजुअल है उसको मैक्सिमम फ्रीडम देते हैं। उसके बाद आते हैं आपके मॉडर्न लिबरल, जो क्या करते हैं? वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट देते हैं कि स्टेट एक आवश्यक बुराई नहीं है, स्टेट एक वेलफेयर का भी काम करता है। ठीक है, इसलिए टीएच ग्रीन कहते हैं कि स्टेट क्या है? एक इंडिविजुअल की लाइफ में आने वाली बाधाओं को खत्म करने के लिए, हिंडर द हिंड्रेंसेस, कि एक इंडिविजुअल की लाइफ में आने वाली बाधाओं को खत्म करता है स्टेट। तो स्टेट क्या काम कर रहा है यहाँ पे? वेलफेयर का काम कर रहा है। तो इसलिए मॉडर्न लिबरल वेलफेयर कॉन्सेप्ट को मतलब ज्यादा बढ़ावा देते हैं। फिर नियो लिबरल आते हैं, हयाक जैसे, मिल्टन जैसे, तो वो बोलते हैं कि जो ये वेलफेयर जो सिस्टम है ना स्टेट का, ये मॉडर्न लिबरल ने इतना एक्सट्रीम बढ़ा दिया है कि रोल बैक करना पड़ेगा। वो स्लोगन भी देते हैं, रोलिंग बैक स्टेट। ठीक है,
तो उस कॉन्सेप्ट को उन्हें रोल बैक करना पड़ेगा। जो स्टेट का जो वर्क है वेलफेयर सिस्टम, इसको बहुत ही लिमिटेड करना पड़ेगा ताकि एक स्पेस बच सके, जिसको कौन फिल करेगा? प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद जो ग्लोबलाइजेशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं, क्योंकि 1991 में अपना क्या होता है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर जाता है। उसके बाद क्या होता है आपका, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट करता है, फिर आपका फुकुयामा क्या कहते हैं, फुकुयामा क्या कहते हैं कि एंड ऑफ हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अब कोई क्लैश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आइडियोलॉजी है ना, जो लिबरल डेमोक्रेटिक की आइडियोलॉजी है यूएसए की, वो जीत गई है, अब कोई क्लैश नहीं होगा। इनको क्रिटिसाइज करने के लिए कौन आते हैं आपके? सैम्यूल पी हंटिंगटन। ठीक है, ये आते हैं और ये देते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं और यही देते हैं थ्री वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट देते हैं कौन सा? डेवलपमेंट डीके। ठीक है, और डेवलपमेंट ट्रैप किसका है? यदि डेवलपमेंट ट्रैप में पूछूं आपका कि डेवलपमेंट ट्रैप किसका है, वो है आपका FW रिग्स का। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये लुशियन पाई के बाद ही आते हैं, क्योंकि वो अपने 4 क्राइटेरिया देती हैं, 3 क्राइटेरिया देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, आपके डेवलपमेंट ट्रैप आता है, फिर डेवलपमेंट डीके के बारे में ये सब बात करते हैं। लेकिन फुकुयामा का जो एंड ऑफ हिस्ट्री है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी है, उसको क्रिटिसाइज कौन करता है? सैमुअल हंटिंगटन करता है अपने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में। कि वो बताते हैं कि जो अभी जो वन पोल सिस्टम हो गया है ना, कि पावर एकदम यूएस के पास कंसंट्रेट हो गई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो क्लैश है वो नहीं होगा, अभी सिविलाइजेशन क्लैश होना बाकी है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि 2001 में क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक होता है। ठीक है, और जो भी यूएस जो एक्शन लेता है इराक अफगानिस्तान में, तो वो सब हम देखते हैं, जो सिविलाइजेशन क्रैश जो आता है, इनकी जो स्टेटमेंट है वो प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए अपने ये क्वेश्चन कहाँ तक हो गए? हाँ, ये अपने हो गए, ये सीक्वेंस से आप अरेंज कर लेना, ऑप्शन में गड़बड़ है। ठीक है, तो आज के अपने क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। 800 कंप्लीट जो क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हम ऐसे ही 3000 एमसीक्यूज अपने एग्जाम से पहले क्लियर कर लेंगे, और एग्जाम से पहले हम 1 वीक पहले क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनकी वीडियोस लेके आएंगे। ठीक है, ताकि आपका जो लास्ट में जो रिवीजन है वो बूस्ट अप हो सके। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहें, और ये वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा जो अपने साथी पीजीटी वगैरह की तैयारी करें, नेट जेआरएफ के लिए तो है ही, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन पीजीटी वगैरह के लिए भी काफी बेनिफिशियल होंगी, उनको भी आप ये शेयर कर सकते हैं। लगे रहें अपनी तैयारी में जोरों से। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।